हिमांशु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी ललन टॉप पे। थैंक यू वेरी मच आ, आ, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। रांझना 2013 में आई थी। धनुष जी। तारा फिल्म थी, आनंद एल राय ने उसको डायरेक्ट किया था, आपने लिखा था। 1 अगस्त को उसको री रिलीज किया गया अभी। और जी। उसका कुछ एआई का इस्तेमाल करके उसकी क्लाइमैक्स को थोड़ा सा बदला गया और उसको री रिलीज किया गया। उसको लेके काफी लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और बहुत सारा कहते हैं ना कि इंडस्ट्री का भी रिएक्शन आ रहा है, तो उसी सिलसिले में हम एक बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले तो कि ओरिजिनल जो रांझना थी उसकी एंडिंग क्या थी। ट्रैजिक एंडिंग थी उसकी। उसमें धनुष सर का जो कैरेक्टर है कुंदन, वो मर जाता है। और वो मुझे लगता है कि या आई मीन मुझे लगता है कि हमेशा ट्रेजेडी जो होती है वो एक राइटर की चॉइस होती है। वो कभी भी एक ऑर्गेनिक आप कहानी का जो आप अंत तक पहुंचते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि ट्रेजेडी, क्योंकि कहानी आप ही लिख रहे हैं, आप ही बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसका ट्रैजिक एंड कोई बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आपके सामने आए। आई थिंक टाइम इमेमोरियल जितनी भी आप लव स्टोरीज देखेंगे स्पेशली, उसके अंदर जो एंडिंग अगर ट्रैजिक है तो वो हमेशा राइटर की चॉइस से ही निकलती है। आपके पास ऑप्शन होता है उसको हैप्पी एंडिंग करने का। ऐसा नहीं है कि बच नहीं सकता था वो, या दोनों मिल नहीं सकते थे, जोया और कुंदन। ये हमारी चॉइस थी कि हमने एक ट्रैजिक एंड को चुना। सो बिल्कुल ट्रेजेडी ही थी, ट्रैजिक लव स्टोरी। जी। ये रांझना नाम है, इसका कुछ कुछ एक संकेत है हीर रांझा की कहानी से। अगर मैं मेरा एनालॉजी अगर बताता हूँ, आप बता सकते हो ओरिजिनली। और जैसे रांझा रांझा की जो गत होती है और उसकी जो लाइफ स्टोरी है, उसके कुछ पार्ट्स मैच करते हैं कुंदन से। और एग्जैक्टली कहानी सिमिलर नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वो एक सेंस में ट्रिब्यूट है उसको। हीर रांझा की जो कल्ट कहानी है उसके अंदर रांझा है वो मर जाता है। और जी। मान लीजिए अगर कोई आज के जमाने में कोई राइटर आके हीर अप्रोच भी मर कर। जाती है। हीर भी दोनों मर जाती है, दोनों। हीर भी मर जाती है, हीर भी मर जाती है, पर रांझना के अंदर जो हीर है, अगर हम उनको जी। कहें हीर, तो वो नहीं मरती हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम आज आके किसी को कहें कि हीर रांझा की कहानी में हम बदल दें उसको और दोनों को जिंदा कर दें, तो जैसे धरती हिल जाती है किसी के पैर के नीचे से, कुछ कुछ वैसा सीन होगा। जी। क्या आप मानते हो कि जो ये ट्रेजिक एंड्स वाली कहानियां होती है, आप एटलीस्ट आपकी इस फिल्म की जो कहानी और उसकी जो एंडिंग है, उसकी सैंक्टिटी ऐसी ही है जैसी हीर और रांझा की है, और वो इतनी महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। मुझे लगता है गजेंद्र जी कि डेफिनेटली मैं कहीं से मिलान नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट, द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी एवर टोल्ड। तो मैं उसके मतलब आसपास भी अगर कभी जीवन में पहुंच पाया तो बहुत अपना सौभाग्य समझूंगा। लेकिन डेफिनेटली उसका प्लॉट हीर रांझे जैसा नहीं है, या हीर रांझे जैसा, या बाकी जो कहानियां रही, चाहे वो रोमियो जूलियट हो, हीर रांझा, शशि पन्नू, जितनी भी ये कहानियां रही, सोनी महिवाल, उन सबके ट्रैजिक एंड्स रहे। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये बहुत राइटर की चॉइस ही होती है। वो दोनों अगर आप देखें तो हीर रांझा भी तो मिल सकते थे, रोमियो जूलियट भी तो मिल ही सकते थे, सभी मिल सकते थे। आप चुनते हैं। मुझे लगता है कि दो लोगों का ना मिल पाना एक कहानी को एक लॉन्जिविटी देता है। कहानी को, आई थिंक ट्रेजेडीज टेंड टू लिव मोर लॉन्गर देन अ हैप्पी एंडिंग स्टोरीज। जो चीज हासिल हो गई वो शायद उतनी देर तक नहीं टिक पाती जितनी कि जो चीज हासिल आपको नहीं हुई। रांझना लिखते वक्त भी यही था कि एक एक कोई मेरे मन का इंटेंट नहीं था कि ये कहानी अमरत्व की तरफ जाए, या उस तरीके से कि अरे ये अमर कहानी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, एक छोटी सी कहानी थी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, जो मैं लिखना चाहता था। और समहाउ मुझे लगा कि एक ट्रैजिक एंड होना उसका बहुत ही चॉइस की बात थी, जो फिलहाल अब बदल बदल दिया गया है। हैप्पी एंडिंग तो मैं कोई भी कहानी उठा करके हैप्पी एंडिंग की जा सकती है। और मुझे लगता है इसकी मांग क्या थी, क्या आपसे लोगों ने कहा कि यार हमें हैप्पी एंडिंग में देखना है। कुंदन मतलब एक दिन वो सो के उठे और उनकी जिद बन गई कि हम कैसे भी करके करके कुंदन को जिंदा देखना चाहते हैं। तो मुझे तो बड़ा इसका कोई औचित्य नहीं लगा, और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि ये क्या था। और गजेंद्र जी, मैं सही आपको बात बोलूं, वो मेरे पास भी वीडियोज आए और मैंने भी देखा। वो कोई एआई का काम नहीं है।
वो कतई उसे डीप फेक बोलते हैं, जो कुछ वक्त पहले आया था इंटरनेट पे, हम सब ने देखे थे वो डीप फेक के वीडियोस, और देख करके हंसे थे, कभी हैरान हुए थे, कभी डरे थे कि अरे बाबा ऐसे तो कोई कुछ भी बना देगा। ये वो है। और मैंने 2-3 बार इसको देखा, और ये कुल मिलाकर के डीप फेक है जिसको कि बनाया गया है। ऐसा ऐसा मेरा निजी मानना है कि ये सब बेकार की बातें हैं कि एआई से बदल दिया गया और ये कर दिया गया वो अगर इतना ही कर पा रहा है एआई जितना उसने करके दिखाया है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत विकास हुआ है एआई के क्षेत्र में हमारा, अगर मैं सही बताऊं। जी। जो नई एंडिंग है वो क्या है, आप बताएंगे अपने मुंह से? वो नई एंडिंग ये है कि वो अपनी बात खत्म करता है जो उसका वॉइस ओवर चल रहा है, और उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं, और जितने भी एक्टर्स हैं उन सब के चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। ये वीडियो मैंने देखा है जो मेरे पास आया है। अब वो हॉल में क्या है, आगे कितना है, पीछे कितना है, वो मैंने देखा नहीं। इसमें जो ओरिजिनल एंडिंग थी उसमें कुंदन है, वो कहता है कि मतलब उसका वीओ कहता है कुंदन का कि एक दिन उठेंगे किसी रोज और गंगा के किनारे फिर से डमरू बजाएंगे और दौड़ेंगे और ये सब। तो क्या वहां से तो क्यों नहीं लिया कि जब उसने खुद कहा है कि उठूंगा तो शायद हम उठा देते हैं, जगा देते हैं, लोग चीयर करेंगे। सर वही मैं बोल रहा हूं ना कि उसका औचित्य मुझे नहीं समझ में आया। ये चीज तो मुझे भी लिखते वक्त लगी हुई होगी कि अरे जब ये बोल रहा है कि उसने कहा मैं एक मैं कभी उठूंगा, ये आप लिटरल सेंस में ले ही नहीं सकते इस बात को। ये एक मरते हुए आदमी की गुहार, उसकी अपनी एक वेदना, उस उनसे निकली हुई लाइंस है। जो मेरे से बन पड़ा, जो मेरी क्षमता में था, मैंने उसको उस तरीके से लिखा। और मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा, मैं किसी को बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि आप एआई द्वारा कहानियां मत लिखवाइए और उनका इस्तेमाल मत करिए। आप अपनी कहानी बनाइए ना, कौन मना कर रहा है। आप एक लैपटॉप खोलिए, उसमें चैट जीपीटी या जो भी चीज एआई टूल्स के नाम पे अवेलेबल है, आप प्लीज उस पर जाइए, अपनी पूरी कहानी लिखिए आप। भाई आप एक एग्जिस्टिंग कहानी को, जिसको कि लोगों ने पसंद किया या ना पसंद किया, जो भी किया, वो एक तरीके से लोगों के दिमाग में उसकी, मैं आपको सही बताऊं तो उसकी एंडिंग ही थी जिसकी तरफ वो पूरी कहानी जाती है। मतलब आई थिंक उसको उसको पूरा बनाया ही इस तरीके से गया है कि हम यहां तक पहुंच सके। अब अगर मैं आपको कहूं सैराट जैसी फिल्म, आई थिंक वो इतनी बेहतरीन आला दर्जे की फिल्म है, और मुझे लगता है कि जो उसका एंडिंग है, इतनी पावरफुल एंडिंग मैंने शायद ही कभी देखी। आप कहें कि नहीं दोनों लड़का लड़की को बचा देते हैं, मुझे लगता है नागराज जी पूरा का पूरी उनकी कहानी जो उन्होंने बनानी शुरू की थी, वो इट वाज ऑल एवरी एनर्जी, और द होल एनर्जी ऑफ दैट स्टोरी इज मूविंग टुवर्ड्स द वेरी एंड। वो उस एंड तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको 2-2.5 घंटे बैठा करके रखा, क्योंकि आपको वो एंड दिखाना चाहते थे। अब मैं कहूं कि भाई लड़का लड़की दोनों बच भी तो सकते हैं, हाँ बच सकते हैं, कहानी है पेट से ही तो लिखी जा रही है, कुछ भी लिख दीजिए। तो आप ये लिख दीजिए कि सैराट में दोनों लड़का लड़की बच जाते हैं। डू यू थिंक उसकी पॉलिटिक्स का क्या होगा? उसकी पूरी की पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि की धज्जियां उड़ जाएंगी मेरे हिसाब से। वो कहानी जिसलिए लिखी गई है, वो पर्पस ही फेल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि रांझना राजनीतिक कहानी, वो जो भी कहानी है, मेरा कहना यह है कि उसको एक तरीके से लिखा गया है, उसकी एक संरचना के पीछे 2-3 1 लोगों का कुछ तो हमने बुद्धि लगाई होगी, कुछ तो हमने सोच समझ करके किया होगा। और दुनिया की कोई भी कहानी कैसी भी कही जा सकती है। देवदास की भी हैप्पी एंडिंग हो सकती है, कर दीजिए। दुनिया की हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो सकती है, आप कर दीजिए। यही अगर आपका काम रह गया है जीवन में, तो आप यही करते रहिए, फिर कहानियां उठाइए और करिए। भाई आपका बिल्कुल लीगल राइट्स होंगे उस कहानी पे, मैं कोई मना नहीं कर रहा उससे, मेरा कोई। और आपने उसी वो राइट्स आपके पास है, तभी तो आप कर भी पा रहे हैं। बट मेरा कहना यह है कि क्यों आप अपनी कहानी शुरुआत से अंत तक लिखिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। अच्छी लगेगी लोगों को तो बिल्कुल सराहेंगे, और नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं सराहेंगे। पर जो भी है आप अपने काम के साथ आप ये करिए ना, आप किसी और का काम लेकर के, वो क्या सोच रहा था, उसने वो क्यों किया, उसको सब दरकिनार करके आपको लगा कि यार ये, मुझे लगता है सर कि एक होता है ना कि आपके पास ना नए घर के रिसोर्सेज हैं, ना नए फर्नीचर के रिसोर्सेज हैं, तो आपने क्या किया, अब आप रोज सुबह उठते हैं, आज पलंग यहां से यहां कर देता हूं, आज सोफा यहां से यहां कर देता हूं, और
मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी तरफ से, इरोस की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया कि एक एक्सपेरिमेंट है, और हमारे पास तो 3,000 आईपीज है। हाँ बिल्कुल होंगे, और आपकी ये बिल्कुल लीगल राइट्स हैं आपके पास उन 3,000 आईपीज के, आप बिल्कुल, आपका जो ठीक लगता है आप उनके साथ वो करिए। बट बेहतर ये होता कि अगर आप खुद से एक कहानी लिखें, चाहे वो खुद से लिखें चाहे वो एआई द्वारा लिखवाएं, आप उसके साथ जो भी ऊपर नीचे करना चाहें आप करें। मुझे लगता है मॉरली ये कितना सही है, आई एम नॉट वेरी श्योर। एक लॉजिक दिया जाता है प्रोड्यूसर्स की तरफ से कि भाई हम डायरेक्टर को फीस देते हैं, एक्टर को, राइटर को फीस देते हैं, पैसा हम लगाते हैं, प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद लोकप्रियता उनको मिल जाती, क्रिटिकल अक्लेम वगैरह मिल जाता है, उनको अगले प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो आईपी है वो हमारे पास रहता है, तो हमारा हक बनता है हम कुछ भी करें। पर फिर एक बात ये आई कि हमसे कंसेंट बिल्कुल नहीं लगी। बिल्कुल धनुष ने भी ये बोला कि मेरे को बताया भी नहीं गया, मुझसे पूछा भी बिल्कुल। नहीं गया, तो उनका डिस्टर्बिंग है। ट्वीट भी आया है, उनका ट्वीट एक भी आया। नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने ये बात बोली है। हाँ, कि अगर ऐसा होता, अगर ये आपको चेंज करना होता तो शायद मैं उसका हिस्सा ही नहीं बनता। आनंद एल राय ने बिल्कुल। भी यही बोला है, और इंडस्ट्री जी। के लोगों ने भी यही बोला है। तो नहीं, एक, हमसे बिल्कुल नहीं पूछा गया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, हमें करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, अगर करना है तो। हम, मतलब इट वाज अ न्यूज टू अस। तो इसमें दो चीज है देखिए, एक तो पूछा नहीं गया, या क्लाइमेक्स बदला गया। क्या दोनों से ऐतराज है, या अगर पूछ के हम सहमत होते फिर आप करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, या उसका क्लाइमेक्स बदला जा ही ऐसा नहीं नहीं सकता? है, जाहिर सी बात है कि उनकी भी, उन्होंने इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि उनको पता था कि इस चीज पे ऐतराज होगा। जो भी बनाने वाले हैं उनको उनको ऐतराज होगा कि यार आपकी एक निजी चीज है, आप आपने उस कहानी, और ऐसा नहीं है कि वो कहानी तब एक्सेप्ट नहीं। कई बार होता है कुछ कहानियों को लेकर के आप बोलते हैं कि यार ये तब नहीं चली, ये चली है, इसको पसंद किया गया है, सो कॉल्ड बॉक्स ऑफिस पे इसने नंबर भी बनाए। अब मुझे इस बात का औचित्य नहीं समझ में आता कि लगभग 12 साल 13 साल बाद आप उठ करके उस फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग देना चाहते हैं। उसका मुझे, क्योंकि कंसेंट नहीं लिया गया इसलिए हमें पता ही नहीं आपका इंटेंट क्या है। मुझे इंटेंट ही नहीं समझ में आया इस बात का। आपको किस डेटा ने बताया, आपको किसने, किस शख्स ने आकर के बताया कि लोगों के दिल में बड़ी चाह है इसकी हैप्पी एंडिंग देखनी? तो मुझे नहीं पता। और उस कहानी की, उस फिल्म की भगवान की दया से अपनी एक लेगेसी है। लोग उसको आज भी याद करके, और मैं बताऊं आपको तो पूरी फिल्म के अंदर वो क्लाइमैक्स ही है जिसको वो चेरिश करते हैं, जिसको वो याद करते हैं, जिससे वो जुड़ पाते हैं। और आपने वही एक चीज उठा करके आपने चुनी कि इसको बदल दिया जाए। मुझे मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया कि वो लाइंस उस चीज पे नहीं जा रही, वो बातें उस चीज पे नहीं जा रही, वो पूरी, एज आई सेड, द होल स्टोरी वाज ड्रिवन टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अ ट्रेजिक एंड। आप उसको बदल देते हैं तो फिर किसी भी बात का क्या ही अर्थ रहेगा? फिर तो यही आपके पास एआई टूल है, आप प्लीज गो अहेड और बनाइए कहानियां। आपको ना राइटर, आई एम श्योर वीडियोस भी बन जाते हैं, आपको डायरेक्टर की भी जरूरत नहीं। आपको कौन मना कर रहा है कि आप ये काम ना करें? आप बिल्कुल करिए। आप अपनी एक कहानी बनाइए एआई द्वारा, उसको डायरेक्ट करवाइए एआई द्वारा, उसमें एक्टिंग कराइए एआई द्वारा, और रिलीज कर दीजिए। मुझे या किसी को भी दुनिया में इस बात से कोई परेशानी नहीं। बट आप एक एग्जिस्टिंग काम को लेकर के उसको ऑल्टर कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं गजेंद्र, वो कोई बहुत अच्छा काम दिख भी नहीं रहा है। या तो मैं अचंभित हो जाता कि क्या बात है, मतलब एकदम दिल के तार छिड़ गए। क्या है ये? आपके मुंह से बस यही, मेरे मुंह से कम यही निकल सकता है कि क्या है। एक डीप फेक के अलावा मुझे वो एंडिंग कुछ भी नहीं लगती। वो, सो आई एम क्लूलेस, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ इट? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती है, बट व्हाई टू री इन्वेंट द व्हील? कि क्या पहिया चकोर हो सकता है? करके देख लीजिए। करने को क्या नहीं कर सकता है आदमी? आप इतनी सारी दुनिया में चीजें पड़ी है, कुछ भी करते रहिए, बट हर काम को करने का एक औचित्य होता है, वो मुझे इसमें नहीं समझ में आया। और जहां तक आपने बात की प्रोड्यूसर का, हाँ, यही काम है प्रोड्यूसर का। यही काम है प्रोड्यूसर का कि वो डायरेक्टर को हायर करता है, वो राइटर को हायर करता है, वो सारे टेक्नीशियंस को हायर करता है। इसीलिए जब उसका बॉक्स ऑफिस पे पैसा आता है तो प्रोड्यूसर रखता है। इसीलिए जब बेस्ट फिल्म दी जाती है, बेस्ट पिक्चर दी जाती है, तो वो प्रोड्यूसर को दी जाती
ये ऐसा नहीं है कि ये चीज आपको पता नहीं है, इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स आपका रिस्क होता है, पर बेनिफिट्स भी आपके होते हैं। ऑफ कोर्स कोई नहीं बोल, देखिए आपको भी पता है ये एफडी नहीं हो रही है कि आपको बैंक ने बोल दिया है कि इतने परसेंट आपको मिलेंगे जो कि मिलेंगे। एक सर्टन रिस्क के साथ चीजें आती हैं। एक डायरेक्टर की ड्यूटी होती है, एक राइटर की ड्यूटी होती है, उसी तरह एक प्रोड्यूसर की भी ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको या दुनिया में, हिंदुस्तान में किसी भी प्रोड्यूसर को ये चीज नहीं पता है कि दिस प्रोफेशन डिमांड सर्टन थिंग, इट कम्स विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क, और आप वो जान बूझ करके, समझ करके आप वो काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अचानक से एक प्रोड्यूसर को ये लगना कि अरे मेरा नाम, अरे आप पूरी पीआर मशीनरीज वर्क करती हैं फॉर प्रोड्यूसर्स। किस प्रोड्यूसर का जो वर्थ है सॉल्ट नाम नहीं है? ऑफ कोर्स है। आप उस तरीके की, एक जैसे एक डायरेक्टर के लिए ये बात मान्य है, एक राइटर के लिए ये बात मान्य है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ, जब आपका काम आ जाता है और वो चल जाता है, लोग उसे पसंद कर लेते हैं, तब आपका एक नाम बनता है। वही चीज प्रोड्यूसर के लिए भी अनिवार्य है और होनी भी चाहिए। तो सडनली इस पावर डायनेमिक्स को या इस चीज को ना समझना और अनजान बन जाना कि अरे हमारे पास क्या है, आपके पास पैसे हैं, जो उस फिल्म ने बनाया वो आपके पास आया है, आपने पैसा लगाया था, आपको पैसा मिला। कई बार प्रोड्यूसर का पैसा नहीं लगता है तो वो क्या मतलब रोना शुरू कर दें इस पे। दिस इज अ प्रोफेशन, इट कम्स विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। इस पे रोया तो नहीं जा सकता। हर चीज की अपनी एक मर्यादा है, हर प्रोफेशन का एक फायदे हैं और नुकसान है। वो आपके आपको सोच समझ करके आपको पता है, देयर इज नथिंग हिडन फ्रॉम यू। तो ये तो अजीब बात है। आनंद फिल्म का क्लाइमेक्स अगर बदल दें हम तो कैसा रहेगा? आनंद को अगर आप जिंदा कर दे बताइए, तो आप बताइए। अनारकली को दीवार से बाहर निकाल दें मुगले आजम के बिल्कुल एंड। आनंद वो सारी बातें करके और वो एंड में बच जाता है, कैसा लगेगा? किसी को भी कैसा लगेगा? क्या आज जितनी जितने प्यार से हम उस फिल्म का नाम लेते हैं, क्या आज हम ले पाते? क्या हमें याद होती है फिल्म? क्या हम उसकी लाइनें दोहरा रहे हो? मुझे नहीं लगता। मैं लिखित तौर पे दे सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं। वो इसलिए आपके घर, दिल में घर बनाती है क्योंकि क्योंकि वो कहीं, वो उसके अंदर की जो वेदना है वो आपके दिल के अंदर बैठ जाती है जाकर। इसीलिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप उसको देखते हैं, सराहते हैं, याद रखते हैं, उसको देखते हुए रोते हैं। आप जब भी आनंद देखेंगे आपकी आंखें भर आएंगी। वो इतनी प्यारी फिल्म है और उसकी उसकी इतने प्यारी होने में एक बहुत बड़ा हाथ उसके एंड का है। मतलब आप हैरान हो जाते हैं जब वो बाबू मोशाय नाम आता है और वो बच्चन साहब पलट करके देखते हैं और वो रिकॉर्डर पे चल रहा होता है। वो मोमेंट आपके साथ है, आज भी है, हमेशा रहेगा। सो उस कहानी की वही वही लेगेसी है। आप उसकी लेगेसी ही उससे छीन रहे हैं। आप वो दो पैर जिन पे वो कहानी खड़ी हुई है, आप वही पैर काट रहे हैं। और उन पैरों को काटने का मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। या तो कोई बोले ये दो पैर काट के मैं कहीं अपने कहानी में लगा देता हूं, ये आपकी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बदल करके ये आपकी कहानी बन गई। मुझसे तो नहीं पूछा, या आनंद जिसने बनाई है उससे तो नहीं पूछा, उसके अलावा ये बदल करके क्या ये आपकी बन गई? वो भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या इस पूरे कांड में, इस पूरी पूरी जो एक्सरसाइज आपने की, इसका कुल हासिल क्या है मैं ये नहीं समझ। आई एम लाइक रियली सरप्राइज कि ये किया क्यों? ये क्या डेस्परेट अटेम्प्ट है कुछ पैसे और बना लिए जाएं, जैसे गन्ने का रस निकालते हैं तो तो वो लास्ट बिल्कुल तक डालते रहता है बिल्कुल। मोड़ मोड़ के कि थोड़ा रस और निकल जाए, थोड़ा रस और निकल जाए। तो सर मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सर, कितनी सारी फिल्में री रिलीज हो। हम्म, हमारी खुद की तुम्बाड़ रिलीज, हम्म, एंड ट्रस्ट मी करें जी, उसने जब वो पहली बार रिलीज हुई थी उससे 2-2.5 गुना पैसे ज्यादा बनाए हम्म। अपनी सेकंड रिलीज। बिना किसी चेंज कितनी के। सनम तेरी कर, बिना कुछ बदले। अगर भाई कोई मना नहीं कर रहा कि आप वापस, आपने पैसे लगाए हैं तो आप बनाना भी चाहेंगे, आप बार बार पैसे बनाइए। आप भगवान करे आप ताउम्र पैसे बनाएं इस फिल्म से। मेरी तो यही मंशा है एज राइटर कि मेरी कहानियां हमेशा हमेशा पैसे बनाती रहें।
प्रोड्यूसर्स के लिए। बट द थिंग इज, वो इतनी सारी फिल्म्स रिलीज हुई, सनम तेरी कसम रिलीज हुई जिसने बहुत अच्छा बिजनेस किया। जितनी भी फिल्में रिलीज हुई उसमें से आई डोंट नो बट आई थिंक 25-30% फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, जिसमें सनम तेरी कसम और तुम्बाड़ डिड रियली वेल। क्या हमने कुछ बदल दिया उसमें? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तब पसंद आई थी। तो आज भी अगर आपको लगता है कि यार पसंद आ सकती है तो आप करिए रिलीज, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट। आप प्लीज गो अहेड एंड रिलीज इट। और इन फिल्मों ने पैसे बनाए। क्या सनम तेरी कसम को अपनी एंडिंग बदलनी पड़ी है, स्टार्ट बदलना पड़ा या इंटरवल पॉइंट बदल? कुछ नहीं, वो वही प्रिंट है जो तब रिलीज हुआ था, वही अब रिलीज हो गया। तुम्बाड़ एज इज रिलीज हुई एंड इट डिड ट्रिमेंडसली वेल। सो अगर आपकी ये मंशा है, मैं इस मंशा से कोई ना इत्तेफाकी नहीं है मेरी, प्लीज गो अहेड। बट कुछ नहीं बदलने की जरूरत है। आप री रिलीज कर दीजिए, अगर उसे वर्क करना होगा वो फिर से करेगी। बहुत अगर मुझे सारे। कोई बोले आनंद हॉल पे लगी हुई है, सर मैं बिल्कुल जाऊंगा देखने। अगर कोई मुझसे बोले एक दूजे के लिए हॉल पे लगी हुई है, मैं बिल्कुल जाऊंगा देखने। ये पसंदीदा फिल्म है। आप जाते हैं, आप इनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बड़े पर्दे पे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस उम्मीद में सर कि जो आपने तब एक्सपीरियंस किया था सेम आपको वही महसूस हो। तो इसमें कोई गलत बात नहीं, आप बिल्कुल करिए। बट बदल देना, वो वो आई डोंट आई मीन जस्ट वो उस स्टंट की क्या जरूरत है? ये एक्चुअली एक इशू क्या है, ये कोई छोटा इशू नहीं, लार्जर इशू, क्योंकि आने वाले जैसे इरोस ने कहा उनके उनके पास 3,000 समथिंग है प्रोजेक्ट्स ना, तो मान लीजिए अब ये उस पर सब लोग ये करने पे जी आ जाएं, जी, तो फिर यही क्या है इसमें। कि ये मतलब ऐसा नहीं कि पासिंग चीज नहीं कि इसको जाने दिया जा सकता है, कुछ करना नहीं, मैं होगा इसको लेके। बिल्कुल, इसमें डरने वाली यही चीज है, क्योंकि हमारे पास ये एआई नाम की चिड़िया पहले नहीं थी, अब है। और सबसे दुखद बात यह है रजनी, कि हमें इसका इस्तेमाल नहीं पता है। जैसे अभी तक हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं पता चला है, इतने सालों बाद हमें एआई का भी इस्तेमाल नहीं पता चला। लोग इस पे क्या करेंगे, इसका कोई एथिकल लॉ अभी तक है ही नहीं, जैसे सोशल मीडिया का भी नहीं। या शायद है और हम उसको दरकिनार कर चुके हैं। अगर हम इतने वर्षों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं सीखे, तो हम एआई सीखने में तो अभी हमें मतलब काफी वक्त पड़ा है। वो चीज बन जाएगी, पर उसका करना क्या है हमें वो पता ही नहीं। और ये बहुत डरावनी चीज, ये बहुत डरावनी चीज है। आप पेंटर्स का काम लेकर के बदल दीजिए। कब तक हुसैन साहब घोड़े बनाते रहेंगे? काम करते हैं, इनसे कुछ और बनवा ले। क्या ये जायज बात है? क्या ये मॉरली करेक्ट बात है? क्या ये एथिकल बात है? ऑफ कोर्स, एक प्रोड्यूसर अगर पैसा लगा रहा है, उसका पूरा का पूरा हर तरीके से लीगली, एथिकली, हर तरीके से उस फिल्म पे अधिकार है। बट कल को वो उस लिखित काम को या उस बनी हुई फिल्म को बदलने लगा, तो ये तो बहुत ही, आई डोंट नो हाउ टू टैकल दैट दैट सिचुएशन। आई एम श्योर अभी हाल फिलहाल में जो एआई को लेकर के अमेरिका के अंदर पूरी बहस छिड़ी हुई थी राइटर्स फेटर्निटी में, और वो स्ट्राइक पे चले गए थे, और ये वो तो बहुत विकसित देश है, तो उनको समझ में आ रहा है। अभी अभी हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये वहां उनकी प्रैक्टिसेस एक तरीके से सालों से चलती आ रही। हम अभी अनभिज्ञ हैं, हमें अभी कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत सारी फिल्मों के साथ क्या होने वाला है, आई हैव नो आइडिया। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो हमें इस पूरे प्रकरण से समझने की जरूरत है और बात करने की जरूरत है। दैट वी राइट नाउ कुछ लॉज इस पे आने चाहिए। एक ये भी है कि जैसे आगे से राइट कभी भी है मान हमारा, लीजिए उस पे इसको लाना जरूरी। डायरेक्टर या राइटर है, मान लीजिए उसका उसका भी उतना ही हक है किसी क्रिएटिव चीज में, उसकी बनाई हुई चीज में, जितना कि प्रोड्यूसर का है। अगर प्रोड्यूसर बदलने पे आए, आप रिलीज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी जी ने, जावेद साहब ने कोई गाना लिखा है, पंछी नदियां पवन के झोंके, मान लीजिए इसमें कोई चेंज करके वो कोई करना चाहे फिल्म मेकर, तो ये एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि चाहे जी। लीगली ये ओपिनियन बन चुका है कि प्रोड्यूसर ही मालिक है, लेकिन जब हम्म। आप उसको बदलोगे बिना परमिशन के तो अलाउड नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके की गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि तो ये होना चीज चाहिए। कभी थी नहीं हमारे पास, तो ये कभी कॉन्ट्रैक्चुअली हम इस पे बात नहीं करते थे। बट मुझे लगता है राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को
सबको इस विषय पे बात करनी चाहिए। एंड आई थिंक ये चीज कॉन्ट्रैक्चुअल, इसका कोई हल निकलना चाहिए। मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात होनी चाहिए कि यू कैन नॉट ऑल्टर योर स्टोरी, योर एडिट बाय द यूज ऑफ एआई पोस्ट द रिलीज ऑफ द फिल्म। तो ये मुझे लगता है इस पे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय मेरे हिसाब से, जो कि आप जिसपे लोगों ने विद इन इंडस्ट्री कोई बात की इसको लेके, कुछ 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 बात शुरू हुई आप लोगों की? नहीं, मेरी पर्सनल लेवल पे जो दोस्तों से बात हो रही है, एंड आई थिंक वरुण ने भी इस पे आगे आकर के बोला है बहुत, ओम ने बोला है, काफी डायरेक्टर्स ने इस चीज पे और क्रिएटर्स ने इस चीज पे, राइटर्स ने इस चीज पे बोला है। क्योंकि मुझे लगता है ये हम सबकी ही एक एक मैटर ऑफ कंसर्न हम सबके लिए है कि यार कल को अगर आपकी दी हुई चीज, आपकी बनाई हुई चीज अगर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद कोई ऑल्टर करके, उसको बदल करके रिलीज कर देता है, क्योंकि वो तो इतिहास में तो वही दर्ज हो जाएगा जो जो आपका मतलब जो प्रिंट में छप गया है वही है। ये बात हमें हमेशा कि हम आप मेहनत इतनी ज्यादा, वो जो आई फॉर डिटेलिंग होती है वो क्यों होती है? क्योंकि भाई जो छप गया वो हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगा। सो वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट टिल द टाइम यू आर शूटिंग, टिल द टाइम यू आर एडिटिंग, टिल द टाइम यू आर डूइंग द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म। आप हर एक चीज संभल करके करते हैं, और उस संभल करके करने का नतीजा अगर ये निकलने वाला है कि ये कभी भी आगे जा करके भी इसको बदल दिया जा सकता है, तो ये एक बहुत ही विचार करने वाली बात है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीज। मतलब इमेजिनेबल नहीं है ये चीज। जैसे मान लीजिए मदर इंडिया के हाँ, अंदर माँ गोली मारती है, बेटा जिंदा हो जाए, हाँ, माँ शक्ति में नहीं जिंदा हो मारेगी। जाए शक्ति में बिल्कुल, जिंदा हो जाए। शक्ति में आ, जिंदा हो जाए, मदर इंडिया में गोली ना मारे, गले लग जाए, क्या करेंगे आप? जस्ट बिकॉज वो प्रोड्यूसर हैं और उनके पास राइट्स हैं, क्या वो उनको ये बदल देना चाहिए? भारतीय सिनेमा ही बदल जाएगा पूरा। जो हम सोचते हैं बिल्कुल। लिखते हैं आप सब सोच करके नींव देखिए, हट जाएगी। हर फिल्म जो लोगों की मेमोरी में है उसका क्या होगा? ये तेरे नाम आप लीजिए, जो सेतु पे बेस्ड थी बाला की फिल्म पे, जिसके अंदर लास्ट में राधे पागल हो जाता है। अब राधे मान लीजिए वो पागल ना होकर ठीक हो जाए वापस, ठीक हो तो जाए, किल हो जाएगा, पूरा पूरा फिल्म किल हो जाएगी। फिल्म किल हो जाएगी। आपको याद रहती है वो फिल्म, क्योंकि राधे के साथ जो हुआ वो आपके दिल में एक तरीके की वेदना, संवेदना जगाता है और आपको याद रहता है। इसीलिए, क्योंकि राधे पागल हुआ था। तो यार ये तो बहुत ही अजीब चीज है कि आप उठ करके इस चीज को अ, कभी भी बदल। और मुझे लगता है यही हमारी बात का भी, या जितने लोगों ने इस पे बाकी जो इंडस्ट्री, क्रिएटर्स, राइटर्स, डायरेक्टर जो बात कर रहे हैं, वो इसी इसी इंटेंट से भी कर रहे हैं कि चलिए जो ये तो हुआ हुआ, आगे का क्या है, आगे का रास्ता क्या है, इसको कैसे समझा जाए। और आनंद भी लगातार और मैं भी लगातार यही बात बोल रहे हैं कि अब इसके बारे में क्या किया जा सकता है, कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। बट द थिंग इज, क्या ये इसके बारे में, इसका अगर उपाय नहीं निकाला गया तो ये मामला बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये आगे का सुध हम लें कैसे, आगे की राह, आगे का डिस्कोर्स कैसे बनाया जाए कि भैया प्लानिंग क्या है? क्योंकि ये चीज तो कभी भी हो सकती है अब आपके साथ। तो क्या इसे लीगल तौर पे हमें डिस्कस करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई फोरम बनाना चाहिए? कोई SWA को कुछ करना चाहिए? आई डोंट नो। सो बट डेफिनेटली ये एक अलार्म है हम सबके लिए कि भैया इस पे सोच लो जरा, ये क्या है। एआई को लेके गाइडलाइंस कई तरीके की तो बनी है ग्लोबली। जैसे सारे देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों तक ने भी मिलके इस पे बहुत से सेशंस किए हैं कि एआई है उसके अंदर, जैसे एथिक्स है, एथिक्स को लेके बहुत काम हुआ है, बहुत डिस्कशंस हुए हैं। एआई के एल्गोरिदम के अंदर आप पैमाना क्या रखने वाले हैं उसको लेके बहुत जी, काम हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे अमेरिका तो घोर कमर्शियल इंडस्ट्री है, वहां तो सिर्फ पैसे के हिसाब से सब तय होता है। वहां तो जैसे हम जो समानांतर सिनेमा बनाते रहे या जो आर्टिस्टिक बनाते रहे, अमेरिका में बहुत कम ऐसा बनता है। फिर भी वहां बिल्कुल, पे राइटर्स हड़ताल पे चले गए कि भी ये अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ जी, पे हिंदी या इंडिया के सिनेमा के अंदर तो बहुत जरूरत है इसकी। बिल्कुल, क्योंकि हमें हाँ, पता ही नहीं है, ना हमें इसका ना इस्तेमाल करने वालों को इस्तेमाल पता है। भाई एक होता है ना कि या तो आपको पता हो ये, अरे यार बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं। आप AI ऐप पे या जो भी वो प्लेटफॉर्म है उसको आप प्रॉम्प्ट करते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा कौन कर रहा है प्रॉम्प्ट?
वहां कौन व्यक्ति बैठ करके प्रॉम्प्ट कर रहा है हमें नहीं पता। वो कौन है, उसका क्या क्रेडेंशियल्स क्या है उस प्रॉम्प्टर के, जो आपकी कहानी को ऑल्टर कर रहा है, जो बदल रहा है, जो इतना बड़ा कदम उठा रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं क्रिएटिव तौर पे। कि भाई आपने कुछ बनाया है क्या, आपने कोई फिल्म बनाई है पहले, लिखी है या डायरेक्ट की है। क्रिएटिव जोन में, मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिएटिव तौर पे बात कर रहा हूं कि आपके क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को कि इस पे क्या किया जाए। जीरो। आपने फिल्म प्रोड्यूस की है, बिल्कुल, प्रोड्यूस करने में आपने पैसा डाला हो, बिल्कुल, लेकिन जो प्रॉम्प्ट कर रहा है क्या उसके पास कोई क्रिएटिव एक्यूमेन है, हमें नहीं पता। वहां बैठ करके कौन प्रॉम्प्ट कर रहा है, कि मतलब जाहिर सी बात है, जब आप एक डायरेक्टर को हायर करते हैं या एक राइटर को हायर, आप पूछते हैं ना भैया कुछ लिखा है या कुछ बनाया है। अगर रिलीज नहीं है तो कुछ एक एक कुछ पढ़ने के लिए दे दो यार, कोई काम जो तुमने लिखा हो, कम से कम हमको समझ में आ जाए तुम्हारी सीन संरचना, स्क्रीन प्ले पे अटैक क्या है तुम्हारा, किस तरीके की लाइनें लिखते हो, बातें करते हो, क्या तुम्हारा हिसाब किताब है। अगर नहीं भी कुछ रिलीज है तो हम मांगते हैं पढ़ने के लिए। क्या इन प्रॉम्प्टर से कुछ मांगा जा रहा है कि एक 500 शब्द का एस्से लिखिए भारत पे, और फिर हम अब बोल बताएंगे कि आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता। कौन लोग हैं, हु आर दीज पीपल जो प्रॉम्प्ट कर, हमें पता नहीं। सो कोई बात करेगा इस बारे में या नहीं होगी, आई हैव नो आइडिया। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे बड़ा आसान है प्रोड्यूसर के लिए डिसीजन लेना या एडिटर के लिए डिसीजन लेना, पर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है राइटिंग का प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक फिल्म आई थी सुब्रमण्यपुरम, कल्ट क्लासिक फिल्म थी, शशि कुमार ने बनाई थी, और वो गैंगस्टर ड्रामा जैसी फिल्म थी, और वो इंडिपेंडेंट फिल्म थी, और उसने बड़ा भूचाल मचाया था और बहुत लोगों को डायरेक्टर बनने की प्रेरणा मिली। तो उसके जो मेकर थे शशि कुमार, उन्होंने बोला कि मैंने उसका जो ट्रेजिक क्लाइमैक्स था उसको सबसे पहले लिखा, मेरा पहला सीन जो मैं लिख रहा था वो ये था, और फिर मैं बैकवर्ड्स गया और बैकवर्ड्स मैंने उस पूरी कहानी को रचा कि शुरू से श्रृंखला यहां तक ये ऐसे आएगी। तो बहुत बार ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि दर्शक या प्रोड्यूसर को समझ पाना नामुमकिन होता है कि भाई कैसे लिखा होगा। ऐसे में मान लीजिए लास्ट का सिरा जो सबसे पहले लिखा गया उसको आप वहां से हटा देते हो, तो भर भरा के पूरा उसका जो फील है, इमोशन है, लॉजिक है, वो सारा एक एंड एक सेंस में गिरेगा, जो कोई पकड़ नहीं पाएगा या हो सकता है बहुत लाउडली पकड़ भी पाए। इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए राइटिंग का प्रोसेस और ये वाली जो बात मैंने बोली कि बहुत से कहानियों में ऐसा होगा, फिर कैसे होगा। बिल्कुल गजेंद्र, क्योंकि जैसे मैंने मीटिंग के हमारी बातचीत की शुरुआत में कहा कि यार ये ट्रैजिक एंड एक तरीके का आपका एक चॉइस होती है। तो जरूरी नहीं है कि, जैसा कि मैंने, भाई आप ही तो लिख रहे हैं, पेट से ही लिखी जा रही है कहानी, आप सोच के ही लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप उसकी हैप्पी एंडिंग कर सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि हाँ, आपके मन में वो एंड पहले होता है। जब मैंने रांझना लिखनी शुरू की भी थी तो मेरे मन में था कि आई वॉन्ट टू रीच टू अ ट्रैजिक एंड इन टर्म्स ऑफ द फ्लो ऑफ द स्टोरी। मुझे वहीं तक पहुंचना, मुझे, आई एम क्वाइट श्योर दैट नागराज के मन में भी शुरुआत से ही था ये एंड। बिना, अगर वो आपका अंत पहुंच रहा है 10 में से 5, 4, 3 लोगों के पास भी, इसका मतलब ये एक सोची समझी बात थी। और मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा, चलिए मैं इस पे सेंटिमेंटल नहीं होता, इमोशनल नहीं होता कि अरे आप एक राइटर की संवेदना समझिए, वेदना समझिए, हमारे आप राइटिंग के प्रोसेस को समझिए, मैं उस बारे में सेंटिमेंटल हो ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ऑफ कोर्स वो तो सब है, और मैं आपसे अपेक्षा भी नहीं रखता कि आप उस बात को समझें कि एक राइटर की जर्नी क्या होती है, कहानी को लिखने की जर्नी क्या होती है, आप कितने अकेले होते हैं उसको लिखते वक्त, आप कितनी बार आपका खुद का, आप अपने बाल नोचना चाहते हैं क्योंकि आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं उस कहानी को लिखने के लिए। आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे कमर्शियल दायरे में रखते हुए 10,000 चीजों के बारे में सोचते हुए मैं कैसे उस अंत तक पहुंचूं जिसने मुझे पहली दफा, मतलब विच मेड मी राइट दिस स्टोरी इन द फर्स्ट प्लेस। मैं उन बातों को मैं ना उम्मीद रखता, ना
मुझे लगता है कि वो हर इंसान के मादे की भी बात नहीं है कि वो उस चीज को समझे। तो मैं उसमें पढ़ ही नहीं, मैं कह रहा हूं आप समझे हूं, अच्छी बात है, नहीं समझ में आई कोई बात। द थिंग इज, मैं यही कह रहा हूं कि अगर अगर आप वो समझ पाते तो आप मुझे बताते ना कि हमारे मन में है इसको बदलना। फिर मैं आपसे पूछता अच्छा क्यों। मैं आपसे लड़ने या बहस करने नहीं बैठता, मैं आपसे बात करने के लिए बैठता। शायद आप मुझे रीजंस दे पाते कि यार हमें इसलिए बदलना है, तो मैं बोलता अच्छा इसको इस तरीके से अगर करें तो कैसा हो। मैं आपके विरुद्ध नहीं खड़ा हूं। ये एक, आई डोंट नो व्हाई दिस नोशन इज देयर कि एक राइटर या डायरेक्टर अपने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट खड़ा होता है, नहीं होता है। वो एक टीम होते हैं भाई, वो सब मिल करके ही फिल्म बना रहे हो। बट आपको अपना रोल समझना पड़ेगा ना। मैं डायरेक्शन, एज अ राइटर में डायरेक्शन में एक लेवल तक मैं आनंद से स्क्रिप्ट पे, उन पन्नों पे, उन लाइंस पे, उन चरित्रों पे बात कर सकता हूं। मैं शॉट लगाने नहीं बैठ सकता, और वो मेरी जगह भी नहीं, मुझे करना भी नहीं चाहिए। आई नीड टू अंडरस्टैंड माई पोजिशन, और आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट द थिंग इज, आपने मुझे बताया नहीं, आपने कभी बात नहीं की कि यार क्यों हम बैठ करके बात करते ना। मैं आपको बोलता कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, शायद आप मुझे कन्विंस कर पाते, या मैं आपको कन्विंस कर पाता। उस तरीके की कोई बात हुई नहीं है यहाँ, और होगी भी नहीं। आने वाले वक्त में ये बात होगी भी नहीं, क्योंकि किसी को बात नहीं करनी, कोई ये जरूरी नहीं समझता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर आप देखो, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, उनके ऑफिशियल हेड्स के कोई दिल नहीं जुड़े हुए हैं किसी कहानी के साथ। वो किसी भी तरीके से उस क्रिएटिव प्रोसेस के हिस्से नहीं थे कि वो बात वो ऑटोमेटिकली समझे। पर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो कम से कम मॉरली तो बात समझें, एथिकली तो बात समझें। आप बताएं, आप राइटर डायरेक्टर को बैठाएं, पूछें उनसे कि हमारे मन में ये है, आइदर यू कन्विंस मी और आई विल कन्विंस यू। बट आपको इस स्पेस में जाना ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई लीगल, भाई कोई रिफ्यूट कर ही नहीं रहा, कोई इस बारे में बहस करने, मैं बहस कर ही नहीं रहा कि आपका लीगल राइट नहीं। अरे भाई बिल्कुल है भाई, कौन मना कर। बट उसके होने से ये हरकतें, इस तरीके के काम आप करने लगे, ये तो बहुत अजीब है। ये हमारे, हम सबके लिए बहुत नया है, ये हम सबके लिए बहुत नया है। इसीलिए हम, आई डोंट नो व्हाट टू से कि यार मैं आपके कोई विरुद्ध नहीं खड़ा था, ना आनंद ना कोई। आपने बात करना भी जरूरी नहीं समझा, आपने इसको डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा। हम भी तो समझते हैं, हम भी शायद देखते कि अच्छा ठीक है चलिए, शायद आप बोलते कि आप करिए प्रॉम्प्ट, कुछ तो कुछ तो एक मिलजुल करके इसका हल निकाला जा सकता था। बट अगर आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन लगता ही नहीं है कि इस चीज का कोई औचित्य है, कोई जरूरत है, तो इस बारे में कोई क्या ही कह सकता है। सो ऑफ कोर्स हर राइटर, हर डायरेक्टर, स्पेशली राइटर जब कहानी लिख रहा होता है, जो एग्जाम्पल आपने दिया, ऑफ कोर्स उसके दिमाग में वो एंड होता है, तभी वो लिखता है। पर मुझे लगता है ये विषय मेरा या किसी राइटर का प्रोसेस समझने का विषय नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे ये हाय हाय नहीं कर रहा कि अरे मेरा क्रिएटिव प्रोसेस और हाय मेरी एंडिंग, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं इस पे सेंटिमेंटल नहीं हूं, मैं इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर परखूं, तो मैं बस ये कहूंगा या तो आपको बात करनी पड़ेगी इसको, या आपको कुछ लीगल तरीका ढूंढना पड़ेगा, कुछ क्लॉज लाने पड़ेंगे, कुछ कुछ तो इसके अंदर चेंजेस आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में लाने पड़ेंगे कि आपके साथ ये ना हो। ये 2013 की फिल्म है, तब हमें पता भी नहीं था। अब एज अ राइटर मुझे पता है कि ये चीज हो सकती है, तो आई विल मेक श्योर कि मेरी लीगल टीम इस बात का ध्यान रखे कि वो इस चीज का मेंशन करे। इसका एक, दो, तीन, चार, पांच, 10, 50 पन्ने होने चाहिए इस चीज को लेकर कि भैया आप ये नहीं कर सकते। मतलब और अगर आपकी मर्जी है तो रहने देते हैं काम। आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप अपने क्लॉजेस रखने वाले हैं, एआई के चलते आप बदल ना बिल्कुल, सको इस मतलब मैं तरीके तो इस तरीके से मैं और आनंद साथ ही काम कर रहे हैं, चाहे वो मेरी लिखाई हो, चाहे वो बाकी फिल्में प्रोड्यूस करना, डेफिनेटली। और मैं ये बिल्कुल, जो जिन फिल्मों को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं उन राइटर से इस बारे में बात करूंगा कि तुम डालो भाई,
तुम ये चीज डालो, क्योंकि हम भी आगे कहीं किसी स्टूडियो को इसको देंगे, हम गारंटी नहीं ले पाएंगे इस बात। एज अ राइटर, एज अ प्रोड्यूसर, मैं ये मानता हूं कि ये चीज पे काम होना चाहिए, ये क्लॉज होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में अब से, जिसपे क्लियरली मेंशन किया जाए कि आप आगे जाकर के एआई द्वारा या किसी दूसरी टूल द्वारा आप इसको बदल नहीं सकते, ये जो है सो है। तो डेफिनेटली आई विल आस्क, जिन जिन राइटर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ एज प्रोड्यूसर, मैं उनको बिल्कुल बोलूंगा, और मैं अपने लोगों को बोलूंगा कि भाई इन चीजों, इस बात पे, यू नो, लेट्स वर्क टुवर्ड्स दिस। इसका एक जो थोड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट माने या न माने, जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारी नई फिल्मों के गाने हैं जो पुराने सिंगर्स की आवाज में एआई के जरिए गाए जा रहे हैं। जैसे एनिमल फिल्म का गाना रफी की आवाज में रिवाइव हुआ। अभी जो सैयारा का गाना टाइटल ट्रैक है वो किशोर कुमार की आवाज में बड़ा फेमस है, लोग सुन रहे हैं। इसको आप कैसे लेते हो? गानों को बहुत सारे गाने हैं, मतलब मैंने तो सिर्फ दो बताए आपको, सर रफी मैं की सही आवाज। बताऊं, मुझे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा कि इनका मोनेटाइजेशन कैसे हो रहा है। मतलब क्या ये जब सुने जा रहे हैं तो इसके इसकी रॉयल्टी उन ओरिजिनल सिंगर्स को, उन ओरिजिनल लिरिसिस्ट्स को, उन ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स को, उन डायरेक्टर्स को वहां वो जा रही है या नहीं जा रही है? आई हैव टू इंक्वायर दैट कि वो क्या है। अगर ऐसा है कि वो नहीं जा रहा है तो गलत है सर, आप खुद ही सोचो। मतलब इसके अंदर आपको मतलब किसी को भी लॉयर होने की जरूरत नहीं है इस बात के को गलत मानने के लिए कि यार मुझे लीगल इम्प्लीकेशन समझ में आएंगी, तो नहीं, ये मॉरली तौर पे गलत है। अगर आप रफी साहब की आवाज यूज कर रहे हैं तो उनके परिवार के पास वो रॉयल्टी जानी चाहिए भाई। आप ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और आपके देश का सबसे महानतम सिंगर उस तरीके से, या गुलजार साहब की कोई लाइन, या जावेद साहब की को, किसी की भी लिखाई अगर वो कहीं पे भी इस्तेमाल हो रही है तो उसकी रॉयल्टी उस राइटर के पास आनी चाहिए भाई। इसको समझने के लिए कितनी विधा चाहिए, कितनी बुद्धि चाहिए, कौन सा इंटेंट चाहिए आप? कुछ नहीं, ये बेसिक बेसिक समझ है। अगेन जो ये फिल्मों में एआई के इस्तेमाल का जो एक और ढीला जो कोना है जिस पे ध्यान नहीं गया, वो ये गानों वाला है जो हमने अभी जिक्र किया। जी 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 इसमें जी भी क्लैरिटी नहीं है, बन रहे जी हैं जी कौन, जी, किसके खाते में पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है। भाई दर्शकों ने तो यूट्यूब देख बिल्कुल लिया, मजे ले लिए, लेकिन पीछे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। उनकी फैमिली बिल्कुल का बिल्कुल, पैसा शायद जा भी नहीं रहा है इसका। एब्सोल्युटली। इस पे इसको टैकल करना होगा सर। मतलब द पॉइंट इज दिस, द पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन और एनी डिस्कशन अराउंड दिस हैज टू बी कि ये जो हो रहा है, जो हो चुका, उस पर तो क्या ही बात कर सकते हैं, पर आगे ऐसा ना हो, इस पे कंट्रोल हो। क्योंकि सर, मतलब, हाँ, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है, कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपसे बिना पूछे आपको रिकॉर्ड कर लूंगा। टेक्नोलॉजी जब तक आप इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी खुद इस्तेमाल में नहीं आ जाती। उसके पीछे का इंटेंट क्या है, आपका इंटेंट क्या है, उस चीज पे किसी एक प्रकार की बहस, किसी एक प्रकार का विचार विमर्श होना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस होल एपिसोड। जो ये रांझना या ये वाले जो हो रहे हैं, बिल्कुल इस पे हमें सोचना पड़ेगा। इसमें दो 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 तीन चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं हमारी बातचीत से। एक तो ये बातचीत से क्लियर हुआ है कि आप क्लाइमेक्स बदल रहे हो, आप फिल्म के एंड्स और मोड बदल रहे हो एआई के जरिए प्रोडक्शन के लेवल पे। उसमें क्लैरिटी चाहिए, उसमें कंसेंट चाहिए, उसमें बातचीत होनी आवश्यक है, बिना बातचीत के ना बदला जाए। एक ही चीज ये है। बिना दूसरा जैसे बातचीत के गाने, आप, हाँ, दूसरा गाने हैं, गाने जैसी चीजें हैं, गाना और एक क्लाइमेक्स तो सिर्फ दो चीजें जो सामने अभी तक आई हैं। और ऐसी जी बहुत जी, सारी चीजें हैं, कल को किसी का मन करेगा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, हीरोइन बदल लेते हैं, गुजरे जमाने की करेक्ट, हीरोइन का फेस यूज कर लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल कुछ भी किया जा सकता बिल्कुल बिल्कुल। और जो जो कि मैंने कहा कि आप देखिए रांझना के अंदर जो एंड है, वो आंखें खोलते हैं धनुष सर, और क्या वो इस तरीके से आंखें खोलना चाहते होंगे? आप एक एक्टर को लेकर के एक्सप्रेशंस अपने डाल रहे हैं, क्या उससे उसकी क्रेडिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता? वो क्या, जब उन्होंने वो फिल्म साइन की थी तो क्या इस चीज के लिए की थी?
क्या उनको बताया गया था? ये तो पीठ पीछे आपने कर दिया जा करके। इसका बहुत अच्छा लीगल ग्राउंड भी बनता है एक्चुअली, क्योंकि धनुष बिल्कुल कह सकते हैं आपको कि मैं, आपने ये सीन कैसे क्रिएट किया मेरी परमिशन के बगैर, परमिशन की बना है। ओरिजिनल आप कंटेंट में था मुझे ही नहीं है। बताइए, डीप फेक जो आपने बनाया है, ये आप धनुष सर के बिहाफ पे एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, मुझे जरा ये बताइए। एग्जैक्टली exactly. अगर भाई बीच में हमने डीप फेक के कितने वीडियोस देखे सर, जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति का चेहरा है और बातें वो कुछ ऊट पटांग कर रहा है। लीगली तौर पे वो गलत है। अगर हम उसे गलत मान रहे हैं तो हम इसे गलत क्यों नहीं मानेंगे? वो क्या गैर उनसे कानूनी पूछा है, गया कि बिल्कुल उनको क्राइम की दिखाया श्रेणी में गया कि आता है। हम क्या उनको दिखाया गया कि देखिए ये ऐसी एक्टिंग आपको मंजूर है? क्या बाकी एक्टर्स को पूछा गया कि इस तरीके से मुस्कुराना आपको मंजूर है? आपने तो नहीं पूछा। यही पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जी। कोई मुझे बताए, इस चीज का तो कोई लीगल मॉरल एथिकल राइट आपके पास नहीं है। क्या उनको मंजूर होता है इस तरीके से एक्टिंग करना? नहीं तो फिर तो ऐसा होगा कि मान लीजिए रांझणा का एक सीन है, उससे लेके एक आधे घंटे की लूप बना देगा इंसान, कि मेरे पास हाँ, ओरिजिनल सीन था, मैं आधे घंटे का लूप उसको खींच के बना रहा हूँ, मैंने ओरिजिनल राइट है मेरे पास, तो आधे घंटे का आपने परमिशन लिया ही नहीं एक्टर से, उसका फीस कौन देगा? तो ये बिल्कुल लीगल उसकी ग्राउंड है, अच्छा क्रेडिबिलिटी पे, लीगल ग्राउंड है। हाँ, कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है। कल को आज से 15 साल बाद अगर कोई बोले यार कैसी, ये कैसा, ये पूरी फिल्म में तो समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो क्या तब धनुष सर जाकर के बताएंगे कि यार ये मेरी कंसेंट से नहीं हुआ था? आप किसी की लेगेसी खराब कर रहे हैं इतने बेहतरीन एक्टर की। मतलब इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर का आप एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं, और आप उसे पता भी नहीं, उसको बस एक दिन दिखाई देता है। क्या मतलब है? क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो एक्टर के दायरे की चीज है ना, वो बिल्कुल, तय करेगा उसको कैसे एक्ट बिल्कुल, करना उस सीन के अंदर। उन्हें नामंजूर। कल को आप सर आप सोच करके देखो, ये तो सिर्फ आंखें खोली हैं, कुछ और भी तो कराया जा सकता। फिर ये कहां फिर क्या होगा, जरा इसका डर सोच करके देखिए सर, क्या नहीं कराया जा सकता? तो इस पे इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं लेगा, कोई बात करेगा नहीं करेगा, ये समझने वाली बात। हाँ, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में या ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर जो चीज नहीं थी, आप अगर उसको चेंज से करके जनरेट कर रहे कुछ हैं, नया बना रहे हो तो वो आप नई इसे चीज है। जनरेट कर रहे हैं बिना किसी क्रेडेंशियल के। बिना क्रेडेंशियल के, बिना राइट्स आपके के। पास आप मुझे नहीं पता आपने जीवन में क्या किया है क्या नहीं किया है, आपके दिमाग, आप सिर्फ बिजनेस माइंडेड, आप सिर्फ बिजनेस करने बैठे। अब तक आपने अपनी लाइफ में सिर्फ बिजनेस किया है या कुछ क्रिएटिव किया है, मुझे नहीं पता है। ये जो प्रॉम्प्ट कर रहा है ये शख्स कौन है? आई वुड लव टू नो दैट। और इस शख्स के क्या क्रेडेंशियल्स? ऐसे तो यार, ये तो बहुत ही अजीब बात। हम्म। और दूसरी चीज ये है, जैसे आपने कहा कि आने वाली फिल्मों में आप हमेशा क्लॉज रखेंगे कि ये एआई से रिलेटेड जो मसला है, इसको लेके क्लैरिटी भी रहे और कुछ डूज एंड डोंट्स फिक्स हो जाएंगे उसमें। अब एक जो मसला फंस रहा है वो ये है कि इनिशिएटिव लिया जाए इंडस्ट्री की तरफ से, और जो पहले बन चुके काम हैं, जो पहले के टाइटल्स हैं, उनके अंदर बदमाशियां ना हो, उसको उनका लेके मुझे कोई। लगता है कि एसडब्ल्यूए, आई थिंक एसडब्ल्यूए एंड प्रोड्यूसर्स गिल्ड एंड डायरेक्टर्स गिल्ड को इस पे बैठ करके बात करनी आवश्यक है। और मैंने इस चीज को लेकर के एसडब्ल्यूए में भी उनको इन्फॉर्म किया। और मुझे लगता है कि इन तीनों गिल्ड को साथ आकर के एक बातचीत इस विषय पे होनी चाहिए कि क्या करना है, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। इस पे कुछ इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस को, राइटर्स एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स गिल्ड और डायरेक्टर्स गिल्ड को बैठ करके बात करनी चाहिए। आगे के लिए तो आप डेफिनेटली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखना ही चाहिए। मैं बिल्कुल बोलूंगा सारे राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, प्लीज पुट दिस इन योर कॉन्ट्रैक्ट। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जो आईपीज हैं, उनके बारे में इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस को बैठ करके बात करनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें, अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया और ये बिना किसी तवज्जो के निकल गया, तो फिर तो खुला मैदान है, कोई कुछ करे। जी बिल्कुल। थैंक यू हिमांशु जी हमसे बात करने के लिए। इस थैंक मसले यू। पे और डेवलपमेंट होता है हम बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।